हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 के सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एमटी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। उम्मीद है आपने पार्ट 1 की वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 के सॉल्यूशन पोस्ट किए थे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है बेटा इसमें? अ क्यूबिकल रीजन ऑफ स्पेस इज फिल्ड विद सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक क्यूबिकल रीजन है बेटा, एक क्यूबिकल रीजन यहां पर हम मान लेते हैं। ओके, अगर ये एक हमारे पास क्यूबिकल रीजन है, इसमें कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन एंटर क्यूब अक्रॉस वन ऑफ इट्स फेस विद वेलोसिटी v। एक साइड से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है विद वेलोसिटी v और दूसरी साइड से पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -e और पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है +c, बट इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहती है? मास क्या रहता है? सेम। Which of the following is not correct? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होती है? चार्ज इनटू फील्ड, चार्ज इनटू फील्ड बेटा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखूंगा तो ये हो जाएगी -e और अगर मैं पॉजिट्रॉन के ऊपर देखूंगा तो ये हो जाएगी +e। अब फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, फोर्स क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? F1/m। मास सेम है तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगी? दोनों के एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा? सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉज आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, ये गलत हो गया, हमें नॉट करेक्ट ही फाइंड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट होंगी। बी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें, बी ऑप्शन क्या कहती है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉज इक्वल एक्सेलरेशन। मैग्नेटिक फोर्स बेटा, मैग्नेटिक फोर्स होती है चार्ज वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ध्यान से देखें, पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये क्या होगा? -e v क्रॉस b। पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या होगा? +e, बट वेलोसिटी क्या है? ऑपोजिट, तो -v। अल्टीमेटली ये क्या बन गया बेटा? -e v क्रॉस b। मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया बेटा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि F1 किसके बराबर है? F2 के। अगर फोर्सेस बराबर हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या होंगे बेटा? बराबर, क्योंकि दोनों का मास क्या है? सेम। दोनों का मास क्या है बच्चों? सेम। मैग्नेटिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉज इक्वल एक्सेलरेशन, ये सही हो गया। बोथ पार्टिकल गेन और लूज एनर्जी एट द सेम रेट। गेन और लूज एनर्जी बेटा, रेट गेन ऑफ रेट भी पूछा है, यानी कि पावर। पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। हमें पता है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क करती नहीं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स तो करती नहीं, तो बची कौन सी? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर हमें क्या कहा गया है? द रेट चेंज ऑफ एनर्जी, फोर्स की डायरेक्शन। अगर मैं यहां पर पावर देखूं तो क्या हो जाएगा बेटा? पहले पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स और वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? EV। दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां पर भी क्या आएगा? EV। फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या थी? दोनों पार्टिकल के ऊपर सेम थी बेटा इस इंस्टेंट पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेम है और दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी? हमेशा सेम होगी। तो इसीलिए हमारे पास रेट ऑफ चेंज पावर क्या हो जाएगी? सेम रेट पे। समझे बेटा? फोर्स वेलोसिटी, मैं यहां पर पावर निकाल रहा हूं, रेट चेंज तो मैंने माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि लॉस और गेन एनर्जी हमसे पूछा गया है। फिर देखिए, वैसे माइनस साइन भी सेम आएगा,
क्योंकि इसमें फोर्स एंड वेलोसिटी ऑपोजिट है और इसमें फोर्स बट वेलोसिटी क्या है, हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही थी, तो फोर्स एंड वेलोसिटी ऑपोजिट थे तो एनर्जी कम होगी। इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही थी, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑपोजिट हैं, इसीलिए हमारे पास एनर्जी कम हो रही है। तो दोनों में ही एनर्जी कम होगी और सेम रेट से कम होगी, इसलिए ये करेक्ट है बेटा। द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डिटरमाइंड बाय बी अलोन। जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? नेट फोर्स पे। नेट फोर्स क्या है सिस्टम के ऊपर? पहले के ऊपर इलेक्ट्रिक, दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक, पहले के ऊपर मैग्नेटिक, दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक। M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक। ये दोनों फोर्सेस क्या थी? इक्वल एंड ऑपोजिट। ये दोनों फोर्स क्या थी? -E और ये वाली क्या थी? E। तो ये कट गई बेटा। और ये दोनों फोर्स क्या थी? सेम। क्या था? -E V क्रॉस B, और ये भी क्या था बेटा? -E V क्रॉस B। यही था। तो नेट फोर्स क्या बची? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स सिस्टम पे। तो जो वेलोसिटी ऑफ, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? F नेट डिवाइड बाय टोटल मास। तो इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। तो ये ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगी? करेक्ट। तो हमें क्या फाइंड करनी थी बेटा? नॉट करेक्ट। और वो ऑप्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है पहला ही क्वेश्चन काफी लेंथी रहा बेटा और आपको ये समझ भी आया होगा। ओके, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इज ऑपरेटेड एट एन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दिस, हैज डी रेडियस दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू प्रोड्यूस प्रोटॉन टू बी एक्सेलरेटेड। अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है QB/2πm, और अगर हम ये चाहते हैं कि एक प्रोटॉन एक्सेलरेट हो जाए तो प्रोटॉन की रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी और जो बाहर से हमने ऑसिलेटर लगाया होता है, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बराबर। तभी जो उसके अंदर प्रोटॉन घूमता है वो हर बार जब बीच में आएगा, दोनों डी के बीच में आएगा, तो पोलैरिटी बदल जाएगी और वो दूसरी डी में एक्सेलरेट होगा। तो इतनी सी बात हमें लगानी थी। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, चार्ज हमें पता है, बी हमें निकालना है, मास हमें पता है। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ दिस हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस, देन इट्स स्पीड। अगर आप ध्यान से देखें तो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने साइक्लोट्रॉन का बताया वही यहां पर यूज होना था। एक चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमें पता है रेडियस होता है mv/qb, टाइम पीरियड क्या होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है, तो 2πr/v। तो r/v को क्या लिखा जा सकता है? 2πm/qb। तो उसका इनवर्स क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? स्पीड बतानी है बेटा। हमें क्या बतानी थी? स्पीड। स्पीड किसके बराबर है? जैसे कि हमने अभी अभी लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हो? QBr/m। और QB/m को क्या लिखा जा सकता है? 2πfr लिखा जा सकता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2.5 मेगाहर्ट्ज, और रेडियस कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखें तो हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां इस मैग्नेटिक फील्ड की कोई जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे इसे पहले यहां सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। तो हम यहां पर पुट कर लेंगे बेटा वैल्यूज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 6.28 इंटू ये क्या होगा? 5/2।
16 इंटू 5 80 है ना, तो ये 40 हो जाएगा बेटा हमारे पास, सॉरी 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 5 लिखा था ना, हाँ, इंटू 10⁻⁴। अगर आप देखें इसे थोड़ा सा, तो ये हमारे पास 8 इंटू 6 48 से थोड़ा सा ज्यादा, अगर मैं जीरोस को एडजस्ट कर दूं, 8 10⁵ 48 से थोड़ा सा ज्यादा, 5 वाली कोई हमारे पास आ नहीं रही, तो 55 6 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए बेटा। कि इसको मैंने क्या मान लिया, नियरली 50, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁶। समझे? तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड। जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं बेटा, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। पार्टिकल का मोशन क्या होता है, सर्कुलर हो जाता है बेटा। ओके, ऐसे ऐसे। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बोथ द पार्टिकल, इसको एंटर नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था आर मूविंग इन सर्कल विद, क्योंकि तभी टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। अगर एंटर है तो वो लीव भी कर जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहां पर टेक्निकल एरर है, हमें इसे क्या मानना है, ऐसे टाइम पीरियड निकालना है तो ऐसे मान सकते हैं। तो हमने ऊपर भी लिखा था फॉर्मूला, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। एक प्रोटॉन है एक अल्फा है, तो मासेस की रेशियो क्या होती है, प्रोटॉन बाय अल्फा 1/2, सॉरी 1/4। अल्फा के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, ये आ गया। एंड चार्ज की रेशियो क्या होती है बेटा, चार्ज प्रोटॉन और अल्फा का 1:2, क्योंकि अल्फा क्या है, हीलियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 चार्ज पॉजिटिव होता है। अल्फा क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव बेटा। ओके, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बी क्या हो जाएगा, सेम। तो टाइम पीरियड की रेशो, टाइम पीरियड की रेशो क्या होगी बेटा, मासेस की रेशो और चार्जेस की रेशो का इनवर्स हो जाएगा। तो मासेस की रेशो है 1/4, चार्जेस की है 2, तो ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगी रेशो, 1/2। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। A proton, a deuterium, neutron and alpha particle with the same kinetic energy enter perpendicular in uniform magnetic field. The ratio of radius of their circular path. रेडियस जो होता है वो mv/qb पे डिपेंड करता है, और मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। आप इसको लिख सकते हैं m²v²/m, क्योंकि यहां m था तो आप इसको m²/m लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv होता है p²। तो वहां से हमने mv को इधर रूट ले जाएंगे, तो यहां से ये p का स्क्वायर हट जाएगा, तो p को हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या सेम दिया है बेटा, विद द सेम काइनेटिक एनर्जी इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस की रेशियो किस पे डिपेंड करेगी, मास पे, रूट ऑफ मास एंड चार्ज। तो किस किस की है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अगर मैं प्रोटॉन का मास m1 मानता हूं और चार्ज 1, तो न्यूट्रॉन का मास भी क्या होगा, 2। न्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है बेटा। प्रोटॉन का मास mn mp, तो न्यूट्रॉन का मास 2m। अल्फा पार्टिकल का मास, या मास लिखना था मुझे, अल्फा पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, 4m। तो ये वो कितना हो जाएगा बेटा, 4m। चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर एक होता है e, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है 2e। यही होता है बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं इसको 2mp लिख देता हूं, इसको e लिख देता हूं, इसको 4mp लिख देता हूं, इसको 2e लिख देता हूं। कट कटा के तो वही बचेगा। तो यहां बचा 1, यहां बचा √2, यहां क्या बच गया, √4/2, यानी कि वो भी क्या बच गया बेटा, 1। तो 1 √2
1 आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए था? सी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा। कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स विद वेलोसिटी दिस, इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है हमें? वेलोसिटी हमें गिवन है v नॉट j कैप इन अ क्यूबिकल रीजन इन यूनिफॉर्म electromagnetic field, the orbit of electron is found to be spiral down inside the cube in a plane parallel to xy plane. स्पाइरल डाउन इन पैरेलल टू xy प्लेन, ये xy प्लेन है, तो स्पाइरल डाउन होने का मतलब है यहां से इसने एंटर किया तो ये ऐसे घूमता हुआ छोटा होता जा रहा है। ओके, इस तरीके को स्पाइरल डाउन कह सकते हैं, पैरेलल टू xy प्लेन। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखें, हमारे पास जो वेलोसिटी है क्या था? इलेक्ट्रॉन था। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये माइनस ई था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी माइनस ई नॉट जे कैप। वेलोसिटी किधर थी बेटा इस पार्टिकल की? ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। तो V क्रॉस बी आ जाएगा इधर, बट मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी इधर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है? चार्ज इंटू V क्रॉस बी। तो J क्रॉस के क्या होता है? अगर मैं यहां पर बाकी सब कुछ बाहर निकाल दूं तो J क्रॉस के होता है I। तो फोर्स आ गई बेटा E नॉट V नॉट B नॉट I कैप। तो ये किधर लगेगी? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ था। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गई। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के पास ऐसे घूमने की टेंडेंसी है। क्या ये बात समझ में आई आपको? इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के पास ऐसे घूमने की वेलोसिटी है, टेंडेंसी है। अब ये फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो अगर मैं कहीं यहां कंसीडर करूं तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? कुछ इस साइड पे हम लोग इसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होगी। अगर इसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो जो रेडियस है वो भी छोटा होता जाएगा। अगर रेडियस छोटा होता जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये स्पाइरल डाउन करेगा बेटा। रेडियस छोटा होता जाएगा तो क्या करेगा? स्पाइरल डाउन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। सेकंड, अगर आप इसको देखें तो बी नॉट तो वही है, तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर क्या होने वाला है? अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी थी, इधर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगी? इसी तरफ। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इधर है बेटा, तो ये दोनों मिलके इसको घुमाएंगे। अगर घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से घूमना चाहिए। जब ये कहीं यहां पर होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमारे पास रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा, mv/q होता है ना बेटा, तो रेडियस इंक्रीज करेगा, तो ये स्पाइरल डाउन नहीं होगा। तो ये हमारे पास गलत होना चाहिए। सी ऑप्शन, अगर आप उसमें देखें तो वो तो जे की कैप की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई? जीरो, पैरेलल हो गई। और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे घुमा नहीं सकती, वो सिर्फ किस में जाएगी? पैराबोलिक पाथ में लेकर जाती है। डी ऑप्शन बेटा, अगर आप इसमें देखें ये भी मैग्नेटिक, ये इसमें तो दोनों ही इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। उसकी पहले स्पीड कम होगी फिर ऐसे जाएगा, तो ये स्पाइरल डाउन नहीं कर सकता। तो ये दोनों तो गलत हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो पीछे आंसर ये गिवन है बेटा, बुक में ये आंसर गिवन है। ओके, बट इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर काफी सारे टीचर से कंफर्म किया है, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, पीछे ये दिया हुआ था, तो सभी ने ही ए आंसर दिया है बेटा।
तो आप बिंदास इसके ए आंसर के साथ जा सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। ये भी देखिए बेटा, साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है, नॉट इन सिलेबस। ये भी साइक्लोट्रॉन का है, नॉट इन सिलेबस। ये भी साइक्लोट्रॉन का है, नॉट इन सिलेबस बेटा। और ये भी हमारे पास साइक्लोट्रॉन का ही है, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सिलेबस में नहीं है। ये भी साइक्लोट्रॉन का है तो ये भी सिलेबस में नहीं है। ये भी साइक्लोट्रॉन का है, ये भी सिलेबस में नहीं है। तो 8-10 क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन। मैंने जैसे कि क्लास में कहता था बच्चों को, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट काट दिया है एनटीए ने, तो अब हम इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, तभी आप इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में सोच पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आया था 1-2 साल पहले। उम्मीद है आप में से कुछ बच्चों को याद होगा जिन्होंने PYQ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एन एलिमेंट ऑफ 0.05 आई कैप मीटर, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, डीएल कितना दे रखा है, 0.05 आई कैप मीटर, प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, कैरीज अ लार्ज करंट कितना है, 10 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से बायोट सेवर्टॉल लगा के मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो वो क्या था, आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये है 10⁻⁻7, ये मैं डी भी लिख रहा हूं। करंट कितना है 10, डीएल क्रॉस आर 0.05 आई कैप क्रॉस आर किस तरफ है बेटा, इस तरफ तो दिया ही नहीं, जे है या के है, इसीलिए इसने कोई आई जे के कैप में बात भी नहीं करी, मैंने जे कैप मान लिया, डिवाइड बाय 1 का क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻7, जे आई क्रॉस जे को क्या लिखा जा सकता है, के कैप इनटू द प्लेन, और इसने कहा भी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये तो डिस्टेंस के बारे में कह रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बच्चों, 5 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आ जाएगी। तो क्या आंसर आना चाहिए था, सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B, देन, अगर देखिए एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो यही मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बायोट सेवर्ट लॉ लगाया, आईडीएल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आईडीएल कन्वर्ट हो जाता है QV में। क्यों, क्योंकि ये होता है Q बाई टी, तो DL बाई dt करेंगे तो QV बन जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, V क्रॉस R डिवाइड बाय R क्यूब। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नो बेटा, आप देख सकते हैं जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो B इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये गलत हो गया। डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यस, डज नॉट डिपेंड, गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो B इज परपेंडिकुलर टू V, B इज परपेंडिकुलर टू R। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, ये भी एक बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, काफी सारे बच्चे इसका डाउट लेकर आते हैं अक्सर क्लास में भी। तो क्या है, ध्यान से देखिए यहां पर क्या कह रहा है, करंट फ्लो थ्रू अ यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज शोन इन अ फिगर इन विच ऑफ द केस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज नॉट जीरो। एक आपने नोट लिखा होगा बेटा, क्लास में एक नोट लिखा होगा, क्या, कि अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ये क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो करंट कहीं से भी एंटर करे, मान लो यहां से आपने एंटर करा दिया इधर ऐसे, और यहां से लीव करा दिया ऐसे, ये I1 ये I2, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, जीरो, ये दोनों बराबर होंगे। ये स्क्वायर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्क्वायर होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। जरूरी नहीं कि वो एंड वाले कॉर्नर में से निकले, यहां से एंटर कर गया यहां से लीव कर गया, तब भी इस स्क्वायर में से करंट अपनी मैग्नीट्यूड बदलेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है, जीरो। ये नोट लिखा होगा, बट इसमें पूछ लिया नॉट जीरो। तो अगर मैं इन सभी केसेस में देखूं
तो मैं इस नोट को ध्यान में रखते हुए क्या कहूंगा बेटा, स्क्वायर की वजह से तो सभी में क्या होगा, स्क्वायर की वजह से तो सभी में क्या होगा बेटा, 0। ड्यू टू स्क्वायर फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज 0 इन ऑल। तो सर पूछा किसकी वजह से, सिर्फ स्क्वायर की वजह से नहीं पूछा, इसने ये नहीं कहा ड्यू टू द स्क्वायर फ्रेम, इसने नेट पूछा है। तो नेट में ये एक्सटर्नल वायर भी आती है। अगर आप ए केस में देखेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल वायर्स, जो टीचर आपको क्लास में बताता है बेटा वो ये वाला केस बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये वायर्स एक्सटेंड करने पे सेंटर से पास करती हैं, तो इनकी वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो पहले केस में नेट फील्ड क्या है, सेंटर पे 0। दूसरे केस में ये वाली वायर भी एक्सटेंड करने पे सेंटर से पास करती है, तो दूसरे केस में भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। समझे बेटा? स्क्वायर की वजह से सभी केसेस में 0 है, बट एक्सटर्नल वायर की वजह से देखना था। फिर अगर आप सी केस को देखें, अगर आप सी केस को देखें बेटा, ये एक केस है, वायर है, ठीक है, यहां पर मैंने डॉटेड लाइन लगा दी, ये मैं डॉटेड लाइन यहां बना देता हूं, ये एक सॉलिड वायर है। इन दोनों की वजह से हमें यहां सेंटर पे देखना है। अगर आप देखें इस वायर की वजह से फील्ड किधर होगा, अंदर। इस वायर की कैलकुलेट नहीं करना, अंदर। अगर ये दोनों अंदर हैं तो BC जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है वो 0 नहीं होगा, तो इस केस में नॉट 0 हो गया। डी केस में अगर मैं ध्यान से देखूं, एक वायर ये है, ठीक है, एक वायर ये है, मैंने स्क्वायर को तो गायब कर दिया कि स्क्वायर की वजह से तो 0 है। एक वायर ये है, मुझे इन वायर की वजह से देखना था। इस वायर की वजह से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर, और इस वायर की वजह से किधर आएगा, अंदर। तो यहां पर नेट फील्ड क्या हो सकता है, 0, और 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है, ये वायर और ये वायर इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसकी वजह से बाहर है, इसकी वजह से अंदर है, तो नेट फील्ड क्या होगा, 0। इन दोनों की वजह से ही अंदर था तो ऐड हो जाएगा, तो नॉट 0। तो हमें क्या निकालना था, नॉट 0। तो समझ में आई बेटा बात? ये नॉट 0 किसकी वजह से निकालना था, एक्सटर्नल वायर की वजह से निकालना था। ऐसे ही बच्चा धोखे में फंस जाता है, क्योंकि क्लास में तो ये केस बताया जाता है, बार बार यही बताया जाता है, और बच्चे इसको ध्यान में रखना भूल जाते हैं। समझे बेटा? क्वेश्चन नंबर 41 ये क्या कहता है, देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है, 5 लॉन्ग वायर्स ABCD, वायर दिख रही है, ये है, आउट ऑफ द प्लेन है। वायर क्या है ये, दीज वायर्स आर आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन है। ये ए पे एक वायर है जो आउट ऑफ प्लेन है, इनफाइनाइट लॉन्ग, बी पे है, सी पे है, डी पे है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। ऐसे ऐसे 5 वायर पड़ी हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आर अरेंज टू फॉर्म द एज ऑफ पेंटागनल प्रिज्म, ईच वायर कैरीज अ करंट, दिस परमानेंट इंडक्शन। अब ये ना जोड़ने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने का कारण है। जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना जोड़ना सिर्फ बच्चे को कंफ्यूज करना है और कुछ भी नहीं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट O निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें, ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। अब अगर मैं बी की वजह से देखूंगा, मैं किसकी वजह से देखूंगा, बी की वजह से, तो वो इसके परपेंडिकुलर आएगा बेटा, इधर। क्या कोई मुझे बता सकता है BA और BB में एंगल कितना हो जाएगा? डोंट से 90, और कुछ मर्जी कह लेना, 90 नहीं होगा। जितना ये घूमा है बेटा, जितना इन दोनों में एंगल है, क्यों? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा। समझ में आई कि नहीं? मैं समझाता हूं, देखो ऐसे समझाता हूं। ये मान लो एक वायर है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये RA है, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड BA है। मैंने इन दोनों को पकड़ा और ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। एंगल क्या है? 90।
अब जब ये आर बी बन गया, जब ये आर बी बन गया बेटा, एक मिनट ऐसे करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, थोड़ा समझाने के लिए ये मैं काम कर रहा हूं। देखिए ये ऐसे था, है ना, मैंने इसको घुमाना शुरू किया ऐसे, देखिए क्या होगा, इसके अबाउट घुमा रहा हूं, जितना एंगल हमारे पास ये बदलता जाएगा, जितना एंगल ये घूमेगा उतना ही एंगल ये घूमेगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, ये 90 डिग्री के। तो जितना ये वाला जो आर ए था, ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ, उतना ये होगा। और पेंटागन में टोटल कितने एंगल बनते हैं बेटा, 5, तो ये एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। तो ऐसे ही करते करते जब आप सभी ड्रॉ करेंगे, मैंने ड्रॉ किया यहां पर देखिए बी ए, फिर 72 डिग्री पे बी बी, फिर 72 डिग्री पे बी सी, फिर 72 डिग्री पे बी डी, फिर 72 डिग्री पे बी ई। इन सभी में एंगल कितना है, 72। कितना है बेटा, 72। और क्या बना देंगे ये एक क्लोज। अगर मैं इनको रखूंगा तो ऑल मेक्स अ क्लोज्ड पॉलीगन। कौन सा बेटा, पेंटागन। ओके, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाता है, 0। जब हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हों तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें आपका वेक्टर का जो नॉलेज है बेटा, वो जबरदस्त यूज होना था। सॉल्व नहीं करना था, इसके कंपोनेंट लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। करने को तो आप कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप देखो ये 72 है, ये 72 है, क्लियर बात। इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, फिर इन दोनों के कंपोनेंट लो, इन दोनों के कंपोनेंट लो, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो काफी लेंथी होगा। आपको अगर वेक्टर की एप्लीकेशन पता है कि ये 5 वेक्टर ऐसे ऐसे घूमेंगे तो हमारे पास एक क्लोज पॉलीगन बनेगा। क्लोज पॉलीगन बनेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो आपको उसी तरीके से करना चाहिए एक नीट एस्पिरेंट से, ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा बेटा। इसको देखिए, करंट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्स फ्रॉम ऑन इट्स एक्सिस। एक ये हमारे पास रिंग है, करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इसके एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। उम्मीद है ये आपको फॉर्मूला याद होगा। तो बस यहां वैल्यू पुट करनी है। म्यू नॉट बाय 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना है, 12.5। रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की पावर 3/2 सेंटीमीटर में है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना था, 10⁻⁻4 की पावर 3/2 करनी थी। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई, क्योंकि यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो ये स्क्वायर करूंगा -4, इससे बाहर आऊंगा तो ये वाली पावर। तो उम्मीद है पावर समझ में आई होगी बेटा, क्लियर है। फिर अगर आप मेरा साथ दें तो यहां पर 2 पाई इंटू 12.5 है, ये ऊपर 9 है, ये आ गया -11 -7 -4। नीचे ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 की पावर 3/2, और नीचे ये पावर क्या बच गई, 10 की पावर -6। अगर आप इसे भी एडजस्ट कर लें इसी स्टेप में तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 25 की पावर 3/2 यानी कि ये 5⁻³ हो गया बेटा। तो सीधा सीधा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओ सॉरी,
सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं 125। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्या बड़ी हेल्प हो गई रे, ये तो 10 बन गया। ठीक है, तो ये आ गया 18 इंटू 18 पाई इंटू ये है -5 और ऊपर जाके -6, ये बच रहा है हमारे पास। ओके, अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमें गायब करना पड़ेगा। 18 इंटू 3.14, 18 इंटू 3 होगा 54, 0.1 इंटू 18 होगा 0.2, मान लेते हैं 56 के आसपास आना चाहिए था बेटा। तो अगर मैं डेसिमल को गायब कर दूं तो 5.6 इंटू -5, तो सबसे पास ये ऑप्शन बन रही है। अरे बाप रे, कितनी क्लोज ऑप्शन है, देख रहे हैं आप, ऑप्शंस देख रहे हैं कितनी पास पास में है। ओ ग्रेट, बहुत बड़ा रिस्क था, बट अगर आप यहां पर देखें तो 18 इंटू 3 54, 0.1 को करेंगे 1.8, तो 55.8 तो हो ही गया था, उससे थोड़ा सा बड़ा, तो 5.6 के साथ जा सकते हैं। बट दिस वाज अ वेरी वेरी क्लोज ऑप्शंस। ओके, बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है। देखिए बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बहुत सारे आपको बताया है कि कैसे आप नीट में या जेई के एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। उनमें से बहुत ही पास ये दो आंसर हमें मिले हैं, बट कैलकुलेशन ऐसी थी कि हम इन दोनों में भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 ये क्या कहता है? A circular wire carrying current is bent into a semicircular arc as shown in the figure. Magnetic field at the center of arc. Then the magnetic field due to the straight segment. अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता के हटा, एक दो क्वेश्चन पहले, ये स्ट्रेट सेगमेंट एक्सटेंड करने पे इस सेंटर में से पास कर रहा है और ये वाला भी पास कर रहा है। तो जब हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, इसके सामने कोई पॉइंट P आ जाए तो हमारे पास बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। अब अगर आप इस सेगमेंट को देखेंगे, डीएल छोटा सा सेगमेंट और ये आर, दोनों क्या हो जाते हैं? पैरेलल। ये डीएल और ये आर दोनों क्या हो गए? पैरेलल। पैरेलल हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आना चाहिए था? 0। जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर के सामने कोई पॉइंट होता है, यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर को एक्सटेंड करके वो पॉइंट में से पास कर रहा हो, तो उस पॉइंट पे फील्ड क्या होता है? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है हमारे पास? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस दिस कैरीज अ करंट दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एक सर्कुलर कॉइल के? म्यू नॉट बाय 2 एन आई बाय आर। सिंपल, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट 0.4, रेडियस 9 सेंटीमीटर। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 0.8 पाई बाय 9 और ये हो जाएगा 4 -3। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 0.8 इंटू 3.14 है। ठीक है, एक बार डेसिमल हटा देते हैं तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻4 बच जाएगा। 8 इंटू 3 करेंगे तो 24, 0.8 करेंगे 24.8, अप्रोक्सीमेटली 25/9। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा 2 पे गया 18, 7, 8 के अप्रोक्सीमेट ये बनना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा? सी। ओके, इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को फाइनल आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा बेटा, अगर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ टाइटली बाउंड दिस कॉइल ऑफ रेडियस कैरिंग करंट। ये भी वही है हमारे पास, सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 2 एन आई बाय आर। म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू -7, नंबर ऑफ टर्न 150, करंट 2, रेडियस 12 इंटू -2। अगर आप ध्यान से देखें, ये 4, ये 3, ये 50, यही बना।
तो 50 पाई इंटू 10 की पावर -5। ये जी क्या है? जी है गॉस, तो हमें यहां पर 5 पाई जी लिख देना है। ये गॉस में है और ये किस में है? टेस्ला। तो 10⁻⁻4 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.7। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? कन्वर्जन आपको याद होगी, 1 गॉस इज इक्वल टू -4 10⁻⁻4 टेस्ला। 46 बच्चों क्या कह रहा है? गौर से देखिए फटाफट। टाइटली बाउंड 90 टर्न कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, ये बस वही है, सेम फॉर्मूला वही है, B इज इक्वल टू μ02 Ni/r, बस इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है। तो आपको वैसी ही कैलकुलेशन यहां पर करनी है। 90 करंट हमें फाइंड करना है और रेडियस 15 इंटू 10⁻⁻2 है। अगर आप देखें तो ये कट जाएगा 6 पे, और अगर हम इसको 2 और ये 3, ये कट गया है, तो क्या बचा? -4, इधर क्या बचा? 3 पाई इंटू 10⁻⁻5 आई। तो आई कितना आ गया बच्चों? 10/3 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 एम्पियर। ओके, 3.14 है ये, 3.14 पाई। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? गौर से देखिए 47, ये कहता है करंट कैरिंग लूप कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स ऑफ रेडियस लाइंग इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई। अगर मैं देखूं, पहले एक्स को एक्स वाई का ही देख लेते हैं, एक्स वाई क्वाड्रेंट, तो ये होगा बेटा, अगर ये क्वाड्रेंट है और इसमें करंट जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I/r। कितना होता है क्वाड्रेंट के सेंटर पे सर्कल? π/2। अंदर की तरफ हो जाएगा तो ये होगा -k। ये बात समझ रहे हैं? अब क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं गिवन, करंट ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी, तो यानी कि ये माइनस प्लस का कोई सीन ही नहीं है, तो यहां पर ये प्लस माइनस के कुछ भी आ सकता है। तो इनको माइनस प्लस में नहीं देखना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस, पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं सभी का। इसका कोफिशिएंट μ0/4 पाई, करंट कितना है? 4, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, π/2, पाई से पाई काट देते हैं, 4 से 4, 10 2, तो ये कितना आ गया? 10 μ0 प्लस माइनस k कैप। तो 10 μ0, ऐसे ही B2 का भी क्या आएगा? 10 μ0 प्लस माइनस j कैप। और B3 का क्या आ जाएगा? YZ है ना ये, तो I आना था यहां पर, YZ के परपेंडिकुलर क्या आएगा? I। ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस j कैप ZX का। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट क्या बचेगा? 10 μ0 प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K। क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं गिवन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्वाड्रेंट में तो पड़ा है, बट करंट ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है। तो हमें क्या देखना था? कोफिशिएंट, तो और वो किसमें सेम है? डी ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 एक बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे फटाफट से बेटा। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो वीडियोस पड़ी हैं, वन शॉट पढ़े हैं, कुछ चैप्टर के PYQs पढ़े हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और काफी सारे चैप्टर के अब MTG फिंगर टिप्स के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। ओके, तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, द कॉइल इज अनबाउंडेड। देखिए, एक कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 2, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 2, I बाय रेडियस क्या है? R। ये केस 1 है। ये कितना दिया है बेटा हमें? 0.2 टेस्ला गिवन है। नाउ
दिस कॉइल इज अनबाउंडेड, पहले इसमें 2 टर्न थी, इसको अनबाउंड किया एंड रीबाउंडेड इनटू द सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न्स। भाई जब हम इसकी 4 टर्न बनाएंगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा। तो सेम क्या रहेगी, लेंथ, लेंथ कितनी थी पहले 2 पाई आर इंटू 2 टर्न्स, बाद में 2 पाई आर इंटू 4 टर्न्स। तो आर कितना आ गया बेटा, r/2, रेडियस कितना हो गया, हाफ हो गया बेटा। तो नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0/2, नंबर ऑफ टर्न्स 4, करंट सेम, रेडियस क्या है r/2, तो इसको लिख सकते हैं आप 4I r/2। तो ये आ गया μ0/2 8I/r, ये बना। अब 2 से 2 कट गया, μ0I/r की वैल्यू क्या है, यहां क्या बच गया 4, तो 4 μ0I/r, तो ये कितना हो गया बच्चों 4 टाइम्स b, यानी कि 0.8 टेस्ला, कितना हो जाएगा 0.8 टेस्ला बेटा। क्लियर है। वैसे अगर मैं आपको याद कराऊं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 टर्न। तो यहां 2 थी, 2 का डबल किया था हमने टर्न्स, तो डबल का स्क्वायर करेंगे 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा यहां पर। ओके, एक टर्न के लिए जितना होता है n टर्न की वजह से n स्क्वायर हो जाता है, जब उसी को एक टर्न को ही अनबाउंड करके n टर्न में बाउंड किया जाता है। उम्मीद है ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आपके काम आएगा एग्जाम में, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है करंट I इज फ्लोइंग थ्रू अ लूप, डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द शेप ऑफ द लूप आर एज शोन इन द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज दिस टाइम्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके कितने टाइम्स है, यानी कि मल्टीपल की वैल्यू निकाल देते हैं। पहले हम इस छोटे वाले आर्क की वजह से इसका रेडियस क्या है r, और बड़े वाली आर्क का रेडियस क्या है 2r। ओके, स्मॉलर की वजह से क्या होगा, μ0/4 पाई I/r, एंगल कितना है 3π/2। ये स्मॉल रिंग कितना एंगल बना रही है बेटा 3π/2, 270 ना, टोटल होता है 2π, उसमें से 90 माइनस कर दिया, तो ये छोटी रिंग कितना एंगल बना रही है 3π/2। तो इसको पाई से पाई कर दिया, तो क्या बचा 3/8 μ0I/r, यही बच रहा है बच्चों। बट डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड, डायरेक्शन किधर है इनवर्ड। क्यों, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे घुमाओ, थंब किधर आएगा इनवर्ड। सेकंड, बड़ी वाली आर्क की वजह से क्या होगा, μ0/4 पाई I बाय रेडियस कितना है इस बड़ी वाली आर्क का 2r, कितना रेडियस है 2r, और एंगल कितना है बच्चों π/2, एंगल कितना है π/2 है। ओके, समझ रहे हैं। तो पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा μ0/16 μ0I/r, यही बच रहा है बच्चों। क्लियर है सबको। ये किस तरफ होगा, ये भी इनवर्ट, क्योंकि करंट तो एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, तो ये भी किधर होगा इनवर्ट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का सम। तो μ0I/r कॉमन निकाल लीजिए, 3/8 प्लस 1/16, क्या आंसर आएगा 16, एलसीएम लीजिए 6 प्लस 1, तो 7/16 इनटू द प्लेन, किस तरफ है बेटा इनटू द प्लेन, तो आंसर क्या आना चाहिए डी ऑप्शन, क्या आ गया 7/16 इनटू द प्लेन। क्लियर है बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। लास्ट क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है, एम्पीरियन सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला होता है B.L μ0I इनक्लोज्ड। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था। तो इसके साथ ही हमारी जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 to 50 के सॉल्यूशन आपको दिए हैं, वो खत्म होती है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट हो तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।